मैं अमित तोमर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आईएएस ज्योग्राफी बाबा पर, जहां पर 16 जून को होने वाली आईएएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत के भूगोल से संबंधित समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक सीरीज ये शुरू की है जिसका आज एपिसोड नंबर 6 है। आज इस एपिसोड नंबर 6 के अंतर्गत हम लोग 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग कोडईकराई वन्यजीव अभयारण्य, या इसी को ही केप कैलिमर के भी नाम से जाना जाता है, या इसे ही पॉइंट कैलिमर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आज हम लोग मैपिंग के माध्यम से इसकी एक एक चीज को समझेंगे, सुनेंगे, जानेंगे और इसको मैप के माध्यम से सीखेंगे कि क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज के एपिसोड का होगा, वह होगा निम्मू पदम दर्चा सड़क। निम्मू पदम दर्चा सड़क, जी हां, भारत में सबसे उच्च अक्षांश पर अवस्थित लद्दाख राज्य में या कहें केंद्र शासित प्रदेश में एक नई सड़क परियोजना के निर्माण की बात चल रही है, जिसके माध्यम से समय बचेगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसे भी मैप के माध्यम से देखेंगे कि कहां कैसे क्या है। और तीसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक और टॉपिक है जो कि है बिहार राज्य से। जी हां, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यह चर्चा में बना हुआ था। इसके बारे में हम जानेंगे, चूंकि यह कई बार चर्चा में रहा है 2023 में, जिसकी वजह से यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो यह तीनों महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो चलिए देर नहीं लगाते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा, मैंने बताया आपको, कोडईकराई वन्यजीव अभयारण्य। कोडईकराई वन्य जीव अभयारण्य, इस पर हम लोगों की चर्चा होगी। जैसा कि मैंने बताया, इसे ही और नाम से भी जाना जाता है, इसे पॉइंट कैलिमर या कैलिमर, केप कैलिमर, केप कैलिमर के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखें क्या, कैसे, किस तरीके से चीजें हैं। यह आपको मिलेगा तमिलनाडु राज्य में। कहां? तमिलनाडु राज्य में। भारत के दक्षिणी भाग का जब आप मैप बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मैप बनाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से मैप बनाना पड़ेगा। और आंध्र प्रदेश राज्य का मैप, सॉरी, तमिलनाडु राज्य का मैप आपको कुछ इस तरीके से दिखाई भी देगा आप जब बनाएंगे तो। और यहां आप देखेंगे, फिर यहां छोटे छोटे द्वीप, और फिर यहां आपको भारत के आंसू के रूप में श्रीलंका की अवस्थिति दिखाई देगी। और यह हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, यह दक्षिण का, यह कहलाता है मन्नार की खाड़ी। और यह कहलाता है पाक जल संधि।
यह कहलाता है। और यहाँ आप लोग देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा, एक सेकेंड रुकिएगा, इसको थोड़ा और सही कर लें हम लोग। हाँ, मैप पे कमांड होना ही बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। यहाँ आपको दिखाई देगा गुंडई नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ आपको दिखाई देगा, ये बिल्कुल ठीक यहाँ ये है आपका कोडईकराई वन्य जीव अभयारण्य। यह आपको दिखाई देगा। और यहीं ही आपको दिखाई देगा कोडईकराई, या इसी को ही मैंने कहा पॉइंट कैलिमर भी कहते हैं, ठीक है, कोडईकराई पक्षी अभयारण्य, यह भी यहीं ही दिखाई देगा आपको, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ, ठीक है ना। फिर आप लोग देखेंगे तो इसे कहा जाता है पंबन द्वीप। इस द्वीप का नाम है, ये जो आप देख रहे हैं ये है पंबन द्वीप। आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पंबन द्वीप। और यह जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ये है राम सेतु, एडम ब्रिज के नाम से भी इसे आपके एटलस में लिखा हुआ हो सकता है। और यहीं ही आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा गल्फ ऑफ मन्नार समुद्री पक्षी अभयारण्य, यहां आपको दिखाई देगा, यहां, या मन्नार समुद्री पक्षी अभयारण्य, यहां आपको दिखाई देगा। इसके आसपास की चीजों को भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी जरूरी नहीं है कि वही पूछेगी जो चर्चा में है, आसपास की चीजें भी पूछ लेती है। और यहां आप देखेंगे तो यहां आपको दिखाई देगा मन्नार या मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मरीन नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। और यह तमिलनाडु राज्य में ही आपको दिखाई देगा। तो तट पर अवस्थित महत्वपूर्ण चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि ये अब हम लोग आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे लिए चर्चा का विषय है यह और इसी के समूह में यह चर्चा का विषय है। तो तमिलनाडु राज्य के वन विभाग के द्वारा वार्षिक वन्य जीव गणना का आयोजन इसी पॉइंट कैलिमर या केप कैलिमर या कोडई वन्य जीव अभयारण्य पर आयोजित किया गया। जैसा कि मैंने बताया, कोडईकराई को पॉइंट कैलिमर या केप कैलिमर के नाम से भी जाना जाता है। यह कोरोमंडल तट है पूरा, अगर आप देखेंगे तो इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यह पूरा देखेंगे तो यह पूरा है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट की निचली भूमि है यह देख रहे होंगे, यह निचली भूमि है कोरोमंडल तट की, जो कि तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। ऊपर देखेंगे तो यहां आपको नागपट्टनम जिला दिखाई दे रहा होगा, नागपट्टनम। आप चाहें तो इसको और ऐसे करके बनाकर, आप ऐसे करके बनाकर देख सकते हैं, नागपट्टनम आपको जिला दिखाई देगा। क्लियर है यहां तक? उसी के ही दक्षिणी भाग में यह केप कैलिमर या पॉइंट कैलिमर या कोडईकराई वन्यजीव अभयारण्य की अवस्थिति है। यह क्षेत्र वेदारण्य से 9 किलोमीटर दक्षिण में
कावेरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, जो कि तट पर समकोण बनाते हुए अपना जल विसर्जित करती है। यानी कि कहा जाए यहाँ से एक नदी यानी कावेरी नदी ऐसे बहते हुए आती है और आकर अपना जल विसर्जित करती है। यहाँ कावेरी नदी समझ में आया आप लोगों के? इस क्षेत्र की प्राचीनता का साक्ष्य इस बात से मिलता है कि यहीं ही कोडईकराई वन्यजीव अभयारण्य के समीप ही यहीं पर चोल शासन काल में यहाँ निर्मित कोड़ी कोजागर मंदिर की अवस्थिति दिखाई देती है। साथ ही साथ चोल राज्य में ही यहाँ चोल प्रकाश स्तंभ की भी अवस्थिति थी। प्रकाश स्तंभ बनाया गया था, लेकिन 2004 में आई सुनामी के कारण यह नष्ट हो गया। कोडाकराई जंगलों को वेदारण्यम वन्य के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ठीक है। तो अब जरा हम लोग देखें और महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में मैंने आपको बताया कि यह अभयारण्य कावेरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यहां पाए जाने वाले जो वन हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोडाकराई जंगलों को यहां जो वनों का जो विस्तार दिखाई देता है उसे हम लोग अगर कहें तो वेदारण्यम वन के नाम से भी जाना जाता है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पर इस कोडाकराई वन्यजीव अभयारण्य के समीपवर्ती क्षेत्रों में वनों का विस्तार है, इसे वेदारण्यम वन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शुष्क सदाबहार वनों के अंतिम अवशेषों में से एक है। ड्राई एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। अभी तक आपने क्या पढ़ा हुआ है? भूमध्य रेखीय सदाबहार वर्षावन, जहां हर रोज वर्षा होती है, लेकिन यह वह नहीं है। यह शुष्क सदाबहार वन यहां पर विस्तार पाए जाते हैं और उनका अंतिम अवशेष यहीं पर ही बचा, छोटा मोटा भाग जो है वो यहीं ही बचा हुआ है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कोडाईकराई के जंगलों को वेदारण्यम वन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शुष्क सदाबहार वनों के अंतिम अवशेष के रूप में है। किसके रूप में है? अंतिम अवशेष के रूप में है। यह जो कोडाकराई वन्यजीव अभयारण्य है, या कहें इसे पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभयारण्य है, इसकी स्थापना वर्ष 1967 में तमिलनाडु राज्य में हुई थी। यानी कि इसकी स्थापना या कहें स्थापना वर्ष 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। यह प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य वेदारण्यम व तलैगनायार वन में अवस्थित है। यह रामसर सूची में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्द्र भूमि भी है। यह पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाक जल संधि से घिरा हुआ है। किससे?
पाक जल संधि से घिरा हुआ है। क्लियर है यहां तक? अब बात आती है कि इसकी स्थापना के पीछे का कारण क्या था, क्या उद्देश्य थी कि इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना के पीछे का कारण था यहां पर पाए जाने वाले काले हिरण, ब्लैक बक के संरक्षण करना, यानी काले जो है हिरण के संरक्षण के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। जो कि भारत में आपको पता ही है 4 प्रकार के हिरण पाए जाते हैं। इन 4 प्रजाति में से एक प्रजाति है काला हिरण। अन्य शेष 3 प्रजाति जो हैं वह है चिंकारा, चौसिंगा और नीलगाय। यह 4 प्रजातियां भारत में हिरण की पाई जाती है, उनमें से एक है ब्लैक बक। ठीक है ना? तो इस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना इस वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना काला हिरण, ब्लैक बक के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। मैंने बताया भारत में 4 प्रकार की प्रजातियां हिरण की पाई जाती हैं। ठीक है ना? भारत में हिरण की 4 प्रजातियां प्राप्त होती हैं, पाई जाती हैं। कौन कौन सी? इससे एनवायरनमेंट भी आपका पक्का होता जा रहा है। पहला काला हिरण, यह पाई जाती है। दूसरा चिंकारा, चौसिंगा और नीलगाय। तो दक्षिण भारत में हमें इस प्रकार से चीजें दिखाई देती हैं। अब यहां क्यों संरक्षण की आवश्यकता थी? क्योंकि यह जो कोडाईकराई या केप कॉलिमर जो हम लोग देख रहे हैं, या पॉइंट कैलिमर ये जो हम देख रहे हैं, यह इन हिरणों के एक आवास के रूप में, ये लुप्त प्राय हिरण हैं, इन लुप्त प्राय भारतीय काले हिरण के आवास के रूप में उभरा है। तथा कुछ ठंडे प्रदेशों में से एक, जैसे टुंडा प्रदेश में पाए जाने वाले स्पून बिल्ड सैंड पाइपर पक्षी का भी यह आवास क्षेत्र है। एक निश्चित समय अवधि में शीत प्रदेशों से कई पक्षियां अन्य स्थानों की ओर चलते हैं, जिनमें से टुंड्रा प्रदेश रूस का जो है स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर पक्षी यहाँ कुछ समय के लिए आता है। इसी अभयारण्य में यह शीत प्रदेशों के ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी के लिए भी यहाँ पर आवास है, जो बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जमे हुए नमक के ढेरों से, यानी कि कहा जाए यहाँ अवस्थित तटीय क्षेत्र में जमे हुए जो नमक के ढेर हैं, छिद्रयुक्त जो ढेर हैं, यहाँ बड़ी संख्या में जलीय जीवों के रूप में इस क्षेत्रों में यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि शीत प्रदेशों के पक्षियों के जीवन में सहायक के रूप में भी जाना जाता है। तो यह है आपका कोडाईकराई या पॉइंट कैलिमर या केप कॉलिमर वन्य जीव अभयारण्य, और यही पक्षी अभयारण्य भी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निम्मू पदम दर्चा सड़क। कौन सी? निम्मू पदम दर्चा सड़क। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। निम्मू पदम दर्चा सड़क बहुत ज्यादा चर्चा में है यह, और होनी भी चाहिए।
पहले इसके बारे में समझते हैं कि क्या है। बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में लद्दाख में रणनीतिक सड़क के रूप में निम्मू पदम दरचा सड़क का कार्य पूरा किया। लगभग 298 किलोमीटर का यह हाईवे जास्कर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख में रणनीतिक दृष्टि से यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यह जो हाईवे है निम्मू व दरचा के मध्य से लेह को मनाली से जोड़ता है, जो कि कारगिल लेह राजमार्ग पर अवस्थित है। अभी मैप के माध्यम से सब बताऊंगा, ठीक है ना। यह सिंधु घाटी में अवस्थित निम्मू को जास्कर में अवस्थित पदम, ये शहर के नाम है लद्दाख में, इनको जोड़ता है। और दरचा गांव लाहुल स्पीति में है, यानी हिमाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से यह निम्मू, पदम, दरचा एक दूसरे से, यानी लेह से और मनाली तक, या कहें लेह से हिमाचल प्रदेश के मनाली तक यह जुड़ जाता है। यह सड़क मनाली, लेह और श्रीनगर लेह से जोड़ने वाला तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, जो लद्दाख को आंतरिक भाग से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? आंतरिक भाग से। इस हाईवे का लक्ष्य अगर हम लोग देखें वह यह था कि हम लोग देखते हैं एक निश्चित समय अवधि में शीतकाल में जब बर्फ गिरती है तो लेह की तरफ जाने वाले, लद्दाख की तरफ जाने वाले सड़क मार्ग को रोक दिया जाता है। लेकिन यह सड़क जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इस हाईवे का लक्ष्य ही है कि यह हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करे, अर्थात हर मौसम में खुला रहे। इसी को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है। इसके माध्यम से मनाली से कारगिल तक के जो सफर है, उस सफर में लगभग 522 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी। अब इस हाईवे का केवल एक ही, यानी कहा जाए यह हाईवे जो गुजरेगा, यह केवल एक ही दर्रे से होकर गुजरेगा, जिसे कहा जाता है सिनकुन ला दर्रा, वहीं से होकर गुजरेगा। यहां इस दर्रे में लगभग 4.1 किलोमीटर लंबी एक सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जिसका निर्माण कहा जा रहा है कि 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। सिंकुला लद्दाख और हिमाचल की सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है। अब दिमाग में आएगा कि सिंकुला दर्रा किसको किससे जोड़ता है, तो हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश में लेह लद्दाख के जास्कर घाटी को लाहुल से जोड़ता है। यह सुरंग अगर जब पूरी बन जाएगी 2025 में, तो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। आई होप सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आइए हम लोग इसे मैप पर देखना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं ऐसे, फिर हम लोग मैप बनाएंगे और उसके माध्यम से करेंगे। चलिए, ध्यान से इस मैप को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यह है हिमाचल प्रदेश का मनाली, यहां है मनाली। यह देख रहे हैं तो यह है लेह, ये देख रहे हैं तो यह है कारगिल, और ये देख रहे हैं तो यह है श्रीनगर, और यहां है पदम। क्लियर है? अब जो यह बन रहा है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि यह राजमार्ग है निम्मू पदम दरचा। तो निम्मू पड़ता है यहां लेह से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास दूरी है यहां। तो यहां निम्मू से पदम को जोड़ा जाएगा, फिर पदम से दरचा को जोड़ा जाएगा, ऐसे करके, ऐसे। तो अभी जो हम मनाली से ऐसे घूमते हुए लेह होते हुए तो कारगिल जाते हैं, जब यह निर्माण हो जाएगा तो हम
दरचा से पदम और पदम से सीधे कारगिल जाएंगे तो लगभग 522 किलोमीटर की दूरी अब हम लोगों को कम तय करनी पड़ेगी। कितनी? 522 किलोमीटर की दूरी को। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं। क्लियर? यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपको एक पॉइंट ये दिखाई देगा, एक पॉइंट ये दिखाई देगा, यहां से एक सड़क चलेगी ऐसे करते हुए, एक पॉइंट ये आपको दिखाई देगा, फिर एक सड़क ऐसे करते हुए चलेगी, फिर एक पॉइंट ये दिखाई देगा, फिर ऐसे करते हुए एक सड़क चलेगी और एक पॉइंट ये दिखाई देगा। और यह प्रमुख नगर हैं। यह क्या है? प्रमुख नगर हैं। ये है श्रीनगर, ये है लेह, सॉरी कारगिल, ये है कारगिल, ये है लेह और यह है आपका मनाली। मनाली। अब ये एक सड़क जो है वो कारगिल से ऐसे करके जोड़ी हुई है, लद्दाख में ही एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पदम। पदम यह है, यह है। क्लियर है? तो लेह से पदम के लिए एक रास्ता बन रहा है ऐसे, और फिर पदम से मनाली के लिए यह एक रास्ता है। यहीं ही एक जगह पड़ती है दरचा, दरचा मनाली के पास, उसको जोड़ेगा यह। इसको भी ग्रीन से ही लिख दें, दरचा। यहां आके यह जोड़ेगा। इस तरीके का यह राजमार्ग है। इसका निर्माण, यह 290 किलोमीटर लंबा हाईवे है जिसको जास्कर हाईवे के नाम से भी जाना जा रहा है। किसने बनाया है? ठीक है ना, BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित। इस हाईवे को, इस राजमार्ग को जास्कर राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। इसे जाना जाता है। 298 किलोमीटर लंबा है यह राजमार्ग। कितने? 298 किलोमीटर लंबा है। क्लियर है यहां तक? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? सिंधु घाटी में अवस्थित निम्मू को जास्कर में अवस्थित पदम से जोड़ता है। और दरचा गांव कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना? अगर हम लोग बात करें, मैंने आप लोगों को बताया कि निम्मू यह है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ समीप में आप देखोगे, अगर अच्छे से देखोगे तो लेह के समीप यहाँ 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 यह निम्मू पड़ता है और यह ऐसे करके इसको जोड़ेगा, निम्मू। यह है निम्मू। तो यह पूरा हाईवे हो गया निम्मू। इसकी अवस्थिति देखेंगे अगर आप, तो इसकी अवस्थिति सिंधु घाटी में। सिंधु घाटी यहीं से आपको बहती हुई दिखाई देगी। ठीक है ना? सिंधु घाटी में है, यह दिखाई देगी। पदम जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, यह आपको दिखाई देगा जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी पर। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां आपको अपने एटलस में दिखाई दे रही होंगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। वहीं ही आपको यह दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना? बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? क्लियर है यहां तक?
कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह दर्रा गुजरेगा हिमाचल प्रदेश के एकमात्र दर्रे से, जिसे सिंकुला दर्रा कहते हैं, जो लद्दाख को हिमाचल से जोड़ता है। यानी कि यहां एक दर्रा होगा, एकमात्र दर्रे से होकर गुजरेगा, सिंकुला दर्रा, जो कि 4.1 किलोमीटर लंबा होगा। 2025 में बनेगा ये, ठीक है ना। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि यह राजमार्ग, यह राज्य मार्ग या यह राजमार्ग एकमात्र दर्रा या एकमात्र दर्रे सिंकुला से होकर गुजरेगा, जिसमें 4.1 किलोमीटर लंबी, जैसे अटल सुरंग बनी थी ना, ऐसे ही लंबी सुरंग का निर्माण होगा। और जब यह बन जाएगी सुरंग, तो यह विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित सुरंग होगी। आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर होंगी। तो यह हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी एक एक बात मैंने आपको बताई, आप लोग उसे नोट डाउन करिएगा। अब हमारा नेक्स्ट और अंतिम टॉपिक है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। जी हां, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है यह राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग की भांति है। गंगा के मैदानी भाग से घिरा हुआ यह राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ अभयारण्य भी है, जहां विभिन्न प्रकार के पक्षी और जंतुओं से समृद्ध जैव विविधता से भरा यह क्षेत्र हम लोगों को दिखाई देता है। क्लियर है, जिसकी बात कर रहे हैं हम, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बहुत चर्चा में रहा है, पिछले 1-2 साल से बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को, सभी लोगों को यह बताना चाहूंगा कि अभी तक जितने भी इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी एपिसोड हैं, उन एपिसोड्स की पीडीएफ को आप लोग, जी हां, आपके अपने इस YouTube चैनल के संदर्भ में बना ऐप IAS ज्योग्राफी बाबा ऐप पर जाकर सारी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर ऐप को डाउनलोड करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, और फिर कंटेंट में जाकर इंडियन ज्योग्राफी एपिसोड के नाम से मैंने एक वहाँ फोल्डर बनाया है, वहाँ जाकर आप लोग अभी तक की सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, वहाँ से भी आप सीधे सीधे कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है, आपको यह सीरीज समझ में आ रही है, इसका महत्व समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात क्या मैंने आपको बताया, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। चंपारण जिले में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ क्या है, एक बाघ संरक्षित क्षेत्र भी है, यह टाइगर रिजर्व भी है, बाघ संरक्षित क्षेत्र भी है। अब कैसे कैसे यह चर्चा में रहा,
फिर से बता दूं, गंगा के मैदान से घिरा हुआ है ये, ठीक है ना, गंगा के मैदानी भाग से घिरा है। ये भी अगर लिखना चाहें, जो कि यहीं लिख देता हूं, जो कि गंगा के मैदानी भाग से घिरा हुआ है। घिरा हुआ है। अब चर्चा में कैसे रहा, हुआ क्या कि वर्ष 2021 में बिहार के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं नीतीश कुमार जी, वह इस अभ्यारण्य को जैव पर्यटन के रूप में, बायो टूरिज्म के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी घोषणा की कि अब हम इस अभ्यारण्य की एक जो है बायो टूरिज्म के रूप में इसको बढ़ावा देंगे, लोग आए जाएं देखें। पहला कारण चर्चा का बना। दूसरा, यह चर्चा का बना इस वजह से कि यहाँ यह फैसला लिया गया कि ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जिससे जंतु पानी के लिए इधर उधर भटकते हैं, क्योंकि कई बार पानी से संबंधित स्थान सूख जाते हैं। तो ग्रीष्म काल में जंगली जंतुओं को पानी पिलाने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा, इस बात को लेकर घोषणा की गई, इसलिए यह चर्चा में रहा। यानी कई चीजों की वजह से चर्चा में रहा है ये। ऐसे ही एनटीए, नेशनल टाइगर अथॉरिटी जो है, या एनटीसीए जिसे कहा जाता है, बाघ संरक्षित प्राधिकरण जो है, उसने भी यहाँ के वन्य अधिकारियों से यह कहा कि यहाँ जो बाघ पाए जाते हैं उनका कहीं पलायन नेपाल में ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखा जाए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को जनवरी 1953 में संरक्षित वन का दर्जा दिया गया था। इसे जनवरी 1953 में संरक्षित वन का दर्जा दिया गया था। दर्जा दिया गया था, जिसे भारत सरकार ने 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक टाइगर रिजर्व घोषित किया 1994 में, जिसे वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अब जल्दी से आप लोग बिहार के मैप पर जाएं, बिहार के मानचित्र में जाएं, जल्दी से आप सभी लोग। मैंने आपसे पहले ही कहा एटलस साथ में लेकर रखा करिए जल्दी से। तो आप देखेंगे यह जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी जो है, यह आपको हिमालयन तराई वन की सबसे पूर्वी सीमा पर दिखाई देगा। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान से लगती है, पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है, जो कि गंडक नदी के द्वारा निर्धारित की जाती है। यह बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व एकमात्र बिहार का या बिहार राज्य का एकमात्र बाघ
आरक्षित क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व है। फिर मैंने आपको क्या बताया, इसमें ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि इसके पूर्वी भाग पर अगर आप लोग देखेंगे, सबसे पूर्वी भाग हिमालयी तराई वन से सीमा लगी हुई है, ठीक है ना। इसकी पूर्वी सीमा हिमालयी तराई वन से उत्तरी सीमा की बात करें तो मैं कहूं नेपाल में चितवन टाइगर रिजर्व से इसकी उत्तरी सीमा लगी हुई है। किससे लगी हुई है? चितवन टाइगर रिजर्व से, ठीक है। उत्तरी सीमा चितवन टाइगर रिजर्व से, राष्ट्रीय उद्यान से, नेशनल पार्क है उनका, नेपाल के उद्यान से। जबकि पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश से लगी है, जो कि गंडक नदी द्वारा निर्धारित होती है। ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वारा निर्धारित होती है। गंडक नदी के द्वारा निर्धारित होती है। इस बाघ आरक्षित क्षेत्र के समीपवर्ती भाग में विविध प्रकार के समुदाय जैसे थारू, धांगर जैसे समुदाय यहाँ निवास करते हैं, जिनकी एक अपनी अनूठी संस्कृति एवं परंपरा है। यानी इस बाघ आरक्षित क्षेत्र में जनजातीय समुदाय भी निवास स्थान है उनका, जैसे थारू और धांगर समुदाय इसी बाघ संरक्षित क्षेत्र के समीप में रहते हैं। तो यह है हमारे आज के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि भारत के भूगोल से संबंधित समसभा के मुद्दों के अंतर्गत थे, जिन्हें शुरू किया गया है भारत के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत 16 जून को होने वाली आईएएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। उम्मीद कर रहा हूं कि यह वीडियो आपको पसंद में आया होगा और आपको दिया जा रहा कंटेंट भी आपको पसंद में आ रहा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही साथ इन वीडियो से संबंधित जितने भी एपिसोड या इस सीरीज से संबंधित जितने भी एपिसोड अभी तक हुए हैं, उन एपिसोड को आप लोग आईएएस ज्योग्राफी बाबा ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और यह ऐप से संबंधित लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए वहाँ क्लिक करिए और डाउनलोड करके सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।